दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 19 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा के लिए आ गई बहुत अच्छी खबर। हमास हुआ सीज फायर को पूरी तरह तैयार। अब नजरें नेतन्याहू पर। 60 दिन की हो सकती है जंग बंदी। आधे होस्टेज होंगे रिहा। गजा में मदद का रास्ता और सरहद खोले जाएंगे। सीज फायर की बातों के बावजूद गजा सिटी में टैंक और बुलडोजर हुए दाखिल। बर्बादी हुई और तेज। डील डन होने से पहले इसराइल की आखिरी कोशिश की स्पीड बढ़ी। यूएनएससी में हुई लेबनान से यूनिफिल की वापसी पर बहस। फ्रांस का मसौदा पेश। अमेरिका इसराइल को एतराज। ईरान का सख्त बयान। कॉकेशस रीजन की सरहदों से छेड़छाड़ नहीं होगी बर्दाश्त। इनके अलावा भी गजा और दूसरी जगहों की ढेर सारी खबरें आपको सुनाऊंगा। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की पहली बड़ी और अच्छी खबर से। मेरा रब कहता है कि उम्मीद कायम रखो। मैं उम्मीदें कायम रखता हूं, भले खुशियां अधूरी हों। शुरुआत करते हैं जिस खबर का आप सबको इंतजार था। गजा के लिए वो अच्छी खबर अधूरी ही सही मगर आ गई है। ये आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। गजा में जारी जंग के बीच आखिरकार हमास ने सीज फायर प्लान को हां कह दी है। हरी झंडी दिखा दी है कि हम राजी हैं। मिस्र और कतर की निगरानी में तैयार इस नए प्रपोजल पर हमास ने बिना किसी तब्दीली के हामी भर दी है। सबसे अच्छी बात, इसमें 60 दिन की जंग बंदी, गजा में कैद, आधे इस्राएली होस्टेजेस की रिहाई और जवाब में इस्राएल की जेलों में बंद कुछ फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। शर्तें आगे बताऊंगा, बड़ी शर्तें हैं। अभी ये अच्छी खबर अधूरी है क्योंकि इस्राएल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं आया है, लेकिन एक इस्राएली ओहदेदार ने तस्दीक की है कि हाँ, इस्राएल को हमास का हाँ भरा प्रपोजल मिल गया है। मामले से वाकिफ एक मिस्री ज़राए का कहना है कि इस प्लान में इस्राएली फ़ौज की कार्रवाई को 60 दिन के लिए रोकना और जंग ख़त्म करने के लिए एक मुकम्मल फ्रेमवर्क बनाना शामिल है। हमास के बड़े रहनुमा बासेम नईम ने भी अपने फेसबुक पेज पर इसकी तस्दीक की। बाकी फ़लस्तीनी धड़ों ने वसीलों को, मीडिएटर्स को अपनी रजामंदी दे दी है। अब आप कहेंगे 60 दिन को राज़ी नहीं होना चाहिए, तो फिर बासिम नईम जैसे हमास के ऑफिशियल से आप जाकर पूछिए कि उन्होंने अपनी फेसबुक पर पोस्ट क्यों लिखी। क्योंकि पहले सीज फायर होगा और फिर मुकम्मल जंगबंदी की बात होगी। एक बार गोला बारूद रुक गया फिर नहीं चल पाएगा इस बार। उधर अभी जंग रुकी नहीं तो लिहाजा बर्बादी भी जारी है। गजा सिटी पर इस्राएली कब्जे की तैयारी बढ़ गई है। चश्मदीदों के मुताबिक साबरा इलाके में मंडे को पीर को कम से कम 9 टैंक और बुलडोज़र दाखिल हुए। इस्राएली चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने कहा है कि अब जंग एक टर्निंग पॉइंट पर है और गजा सिटी पर प्रेशर बढ़ाना ही हमारा मकसद है। इस बीच इसराइल के अंदर दसियों हज़ार लोग सड़कों पर उतरे जंग ख़त्म करने और गजा में कैद 50 होस्टेजेस, जिंदा मुर्दा होस्टेजेस की रिहाई के लिए डील की मांग करते हुए ये सब अपनी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि गजा के लिए आधी अच्छी खबर है। अगर नेतन्याहू भी इस सीज फायर को मान ले तो ये राहत की खबर मुकम्मल हो जाएगी। नेतन्याहू ने क्या कहा है और वो क्या कह सकता है, ये आगे बताऊंगा। हमास ने जिस सीज फायर डील को हाँ कहा है उसकी पूरी डिटेल अब अरबी मीडिया में आ चुकी है। डील की अहम शर्तें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस्राएली फौज को नॉर्थ गजा और ईस्ट में बसे इलाकों से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे हटना होगा, लेकिन शुजाइया और बेत लाहिया इससे बाहर रखे गए हैं। याद रखिएगा, इस प्रपोजल को हमास ने हाँ कहा है। हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन हमास को पसंद है। 10 जिंदा इस्राएली होस्टेजेस के बदले उम्र कैद काट रहे 140 फ़लस्तीनी कैदी और 60 ऐसे कैदी जो 15 साल से ज़्यादा की सज़ा काट रहे हैं वो रिहा होंगे। यानी हर एक इस्राएली के बदले 20 फ़लस्तीनी रिहा होंगे। अगर किसी इस्राएली होस्टेज की लाश सौंपी जाती है तो उसके बदले में 10 फ़लस्तीनी शहीदों की लाशें वापस की जाएंगी। 60 दिन का सीज फायर शुरू होते ही गजा में बड़े पैमाने पर मदद पहुंचेगी। ज़मीन के रास्ते, एयर ड्रॉप वाला नहीं मामला रहेगा। फ्यूल यानी कि तेल, पानी और बिजली का स्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाएगा। अस्पतालों और बेकरीज की बहाली होगी। बेकरीज वहाँ पर रोटियों के लिए होती हैं, हमारे यहाँ तो 10 चीज़ें होती हैं। खैर, मलबा हटाने के लिए मशीनें लाई जाएंगी और रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग, सबसे अहम बात, रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग पहले की तरह खोल दी जाएगी। यानी गजा के लोग एक बार फिर मिस्र के रास्ते बाकी दुनिया से जुड़ेंगे। अब मिस्र का बयान सुन लीजिए सर। मिस्र ने साफ कहा है कि इस डील को लेकर दबाव डाला गया
ताकि गजा में फौरन सीज फायर हो और इंसानी मदद बिना रुकावट के पहुंचे। मिस्र का इशारा साफ है कि हमास पर भी प्रेशर डाला गया, इसराइल पर भी डाला गया। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के बीच मुलाकात हुई। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि होस्टेजेस और कैदियों की रिहाई के साथ सीज फायर का समझौता होना ज़रूरी है, सिर्फ होस्टेज डील नहीं होनी चाहिए। गजा की दोबारा आबादी और बहाली सीज फायर के फ़ौरन बाद शुरू होनी चाहिए, ये दोनों लीडर्स ने तय किया। कतर और मिस्र ने साफ किया कि गजा पर कब्जा या फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकाले जाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी तस्वीर एकदम साफ है, हमास ने हरी झंडी दे दी है। अब असली सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू इस डील को मानेगा या नहीं। उसका जवाब अगली खबर में। हमास की तरफ से नई सीज फायर डील को हरी झंडी मिलने के बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल, जो इस्राएली अखबार है, उसने जो रिपोर्ट छापी है उसमें नेतन्याहू का असली रुख झलक रहा है। इस्राएली हुकूमत ने तस्दीक की है कि उन्हें हमास की ताज़ा पेशकश मिल चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लगभग नज़रअंदाज कर दिया और साफ इशारा किया कि इसराइल गजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग आगे बढ़ाने वाला है। इस प्लान के तहत गजा सिटी की आबादी को जबरी तौर पर साउथ गजा की तरफ धकेला जाएगा। नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा कि हम साफ देख सकते हैं कि हमास बेहद दबाव में है, बेहद प्रेशर में है, लेकिन मेरे दोस्तों, हमास से भी ज़्यादा प्रेशर में है नेतन्याहू, क्योंकि एक तरफ 10 लाख से ज़्यादा इसराइली सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट किया, जंगबंदी और होस्टेज डील की डिमांड की और कहा कि हमारी हुकूमत है जो इस जंग को अपने ज़ाती मफाद के लिए जारी रखना चाहती है। तो वहीं आईडीएफ का चीफ कह चुका है कि गजा सिटी कब्जाना हमारा मकसद नहीं था और वहाँ पर हमास ने हमारी फ़ौज के लिए मौत का जाल बिछा कर रखा है और गजा सिटी को कब्जाने के दौरान सैकड़ों इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने का खदशा भी है। यानी तस्वीर एकदम बिल्कुल साफ है। जहाँ हमास सीज फायर को तैयार है, वहीं नेतन्याहू अभी भी जंग को अंजाम तक ले जाने के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसराइल ये जंग जीतेगा या नेतन्याहू अपनी आवाम और दुनिया के प्रेशर के आगे झुक जाएगा, फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत का नाम है अमेरिका और ट्रंप फिलहाल तो नेतन्याहू के साथ है। लेकिन ट्रंप उधर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग कराने जा रहे हैं, जंग रुकवाने जा रहे हैं। तो गजा जैसे छोटे हिस्से में जंग ना बंद करवा पाना उनके चेहरे पर, उनके माथे पर और अमेरिका की पूरी इमेज पर एक बदनुमा दाग बनकर रह जाएगा। प्रेशर ट्रंप पर भी है, प्रेशर ट्रंप पर भी है, लेकिन इसके लिए गजा और वेस्ट बैंक क्या कीमत चुकाएगा अभी हमें नहीं पता। फिलहाल हम उसकी बात ना करके सिर्फ सीज फायर की उम्मीद रख सकते हैं। खबरें कुछ और। यूएन में लेबनान से यूनिफिल की वापसी पर बहस शुरू हो गई है। तिल मिला गए हैं इसराइल और अमेरिका। क्यों, सुनिए जरा खबर को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में पीर को मंडे को उस मसौदा प्रपोजल पर चर्चा हुई जिसे फ्रांस ने तैयार किया है। इसमें साउथ लेबनान में तैनात यूनिफिल फोर्स का मैंडेट 1 साल के लिए बढ़ाने और फिर धीरे धीरे इसे वापस बुलाने की प्लानिंग शामिल है। इस मसौदे के मुताबिक यूनिफिल का मैंडेट अगस्त 2026 तक यानी अगले साल तक बढ़ेगा, लेकिन साथ ही ये इरादा भी जताया गया है कि आखिरकार यूनिफिल को वापस बुला लिया जाएगा। शर्त यह होगी कि लेबनान की फौजी, लेबनान की अपनी आर्मी ही साउथ लेबनान की इकलौती सिक्योरिटी गारंटर बने, ना हिजबुल्लाह ना यूनिफिल। वहां पर यह क्या हुआ, इसराइल के पर कतरने जैसा हुआ और सभी पार्टीज एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट पर राजी हों, यह भी इसकी शर्त है। इसराइल और अमेरिका रिपोर्टेडली इस मैंडेट एक्सपेंशन और जारी तैनाती पर एतराज कर रहे हैं। अमेरिका ने अभी तक साफ नहीं किया कि वो इस प्रपोजल पर वीटो करेगा या नहीं। दोस्तों, यूनिफिल यानी कि यूनाइटेड नेशंस एंट्रिम फोर्स इन लेबनान की तैनाती पहली बार साल 1978 में इसराइल लेबनान जंग के बाद हुई थी। हाल के इसराइल हिजबुल्लाह टकराव को रोकने वाली जंगबंदी के बाद लेबनानी फौज ने साउथ में यानी साउथ लेबनान में डेरा डाला और हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाना शुरू कर दिया। अब इस मसौदे का मतलब है कि रफ्ता रफ्ता यूनाइटेड नेशंस की मौजूदगी घटाकर लेबनान की हुकूमत को पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, लेकिन शायद ये साउथ लेबनान को कब्जाने का ख्वाब पाले बैठे इसराइल और उसके सबसे बड़े सपोर्टर अमेरिका के गले नहीं उतर रहा। अब बात ईरान की। ईरान का एक सख्त बयान सामने आया है। कहा गया है कि कॉकेशस में सरहदों से छेड़छाड़
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि तेहरान यानी कि ईरान कॉकेशस रीजन में किसी भी तरह की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ वर्जी को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने जोर दिया कि रीजनल सरहदों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। अब्बास अराक्ची का बयान उस वक्त आया जब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल आर्मेनिया के दौरे पर पहुंचे हैं। और कॉकेशस का आर्मेनिया, अज़रबैजान, ईरान, इन सब से क्या ताल्लुक़ है मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ। ईरानी कंपनियां आर्मेनिया में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और दोनों मुल्कों का कॉपरेशन लगातार मजबूत हो रहा है। साफ है कि ईरान अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच बढ़ती तानातनी को बहुत संजीदगी से देख रहा है और वो ये नहीं चाहता कि उसके दरवाजे पर कोई नई जियोपॉलिटिकल मुसीबत आकर खड़ी हो जाए। ये कॉरिडोर जो इन दोनों ममालिक से गुजरेगा वो ईरान की सरहद के करीब पहुंचेगा, मैं बता चुका हूं, और इसका ठेका 99 साल के लिए अमेरिका के पास होगा। नेटो या अमेरिका की फोर्सेस ईरान की चौखट पर पहुंच सकती हैं। ईरान को खदशा यही है, इसीलिए वो बारीकी से सब कुछ पढ़ रहा है। अब कुछ खबरें और हेडलाइंस, छोटे छोटे हेडलाइंस से आप सब कुछ समझ लेंगे। ईरान आर्मेनिया टारगेट टू इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम टू 3 बिलियन। ईरान, अब आर्मेनिया में ईरान के सदर मौजूद हैं, ईरान का डेलीगेशन गया है, फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है, सबके अपने अपने भी डेलीगेशन होते हैं, सब डेलीगेशन। तो ईरान और आर्मेनिया ने ये मुआहदा किया है कि हम अपना जो ट्रेड है, अपना व्यापार है, उसको बढ़ाकर $3 बिलियन सालाना करेंगे। और इसके लिए दोनों ने कई और चीज़ें डील्स की हैं, कई एक दूसरे को सहूलतें भी दी हैं, कई वायदे किए गए हैं। इधर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े वसी हो रहे हैं आजकल, और ये भी कारोबार के एतबार से हो रहे हैं। अब इनके बीच जो है एग्रीकल्चरल जो ट्रेड है, खेती बाड़ी, किसानी, काश्तकारी, फल सब्जी वगैरह और बीज खाद वगैरह, इन सब से जुड़ा हुआ जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है ईरान और पाकिस्तान के बीच, उसका भी 3 बिलियन का आंकड़ा बन गया है। इन्हीं लोगों ने भी कहा है कि हम अपने जो एग्रीकल्चर ट्रेड है वो हम डबल करेंगे, और इसके बीच दोनों के बीच अग्रीमेंट हो गया है। अभी तक जो इन दोनों ममालिक के बीच ट्रेड है वो $1.4 बिलियन सालाना है। अब इसे $3 बिलियन करना है, ये दोनों मुल्कों के बीच तय हुआ है। सूडान से खबर है। सूडान के जो बुरहान हैं, उन्होंने अपनी आर्मी में बड़ी उथल पुथल मचाई है। बहुत से लोगों को हटाकर नए लोगों को अपॉइंट किया है टॉप पोजीशंस पर, और अपना कंट्रोल जो है वो ज़रा टाइट किया है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो लोग मेरे मातहत काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने फेरबदल किया, कुछ लोगों को नीचे से उठाकर ऊपर बैठाया। अब वो ज़्यादा वफादारी से काम करेंगे क्योंकि उन्हें तरक्की मिली है। और जाहिर सी बात है, इस तरीके से कोई भी शख्स होता है वो अपनी ग्रिप को मजबूत करता है, वो चाहे आर्मी की बात हो, चाहे फिर मिनिस्ट्री का शफल हो, तब मिनिस्टर्स को अपनी ग्रिप में लेता है। तो सूडान की आर्मी के जो चीफ हैं, उन्होंने नए सीनियर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है मंडे को, और ये रीशफल जो है वो अपनी मिलिट्री पर होल्ड और ज़्यादा मजबूत करने के लिए किया गया है। फ़िलहाल दोनों जो पार्टीज़ हैं सूडान में, चाहे RSF हो बागी, चाहे ये सूडान की आर्मी हो, इन दोनों के बीच 2 साल से खाना जंगी चल रही है, और जी बड़ा बुरा हाल है। अच्छा, इसराइल को बड़ा प्यार आया हुआ है साउथ सूडान पर। साउथ सूडान को हम बता चुके हैं, इस सूडान से अलग हो गया था उन्होंने, वो सबसे नया मुल्क है दुनिया का। साउथ सूडान वो जगह है जहाँ पर इसराइल में ये चुका है कि हम जो है साउथ सूडान में गज़ा के लोगों को माइग्रेट करेंगे, गज़ा को खाली करा के गज़ा की आबादी को साउथ सूडान या और किसी मुल्क भी भेजा जाएगा। ये चर्चा है, मतलब जिन मुल्कों में भेजने की इसराइली ख्वाब देख रहे हैं ना, कभी ना पूरे होने वाले शेख जल्ली के ख्वाब, उसमें साउथ सूडान का भी नाम है। अब साउथ सूडान में इस वक्त वबा फैली हुई है, कॉलरा का सितम है सूडान में भी और साउथ सूडान में भी। तो वहाँ पर कॉलरा जो फैला है और लोग जो भूख से भी तड़प रहे हैं, उन सब की मदद के लिए इसराइल जैसा मुल्क आगे आया है। उसने वहाँ पर दवाइयाँ और मदद और खाने पीने के सामान भेजना शुरू किए। इसराइल विल प्रोवाइड अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू साउथ सूडान टू एड्रेस अ cholera crisis there, the foreign ministry announces, days after a report surfaced that named the East African country as possible destination for relocated Gazans. ये वही कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में आती है कंट्री साउथ सूडान,
यहाँ ही गाज़ा के लोगों को भेजना है, यहीं के लोगों को मदद दे रहे हैं ताकि वहाँ की हुकूमत को थोड़ा सा अपनी ग्रिप में ले सके। सारी बात दुनिया में ग्रिप की होती है। अब देख लें, अपने घर से उठाइए, बड़े भाई, छोटे भाई, बीवी, मियाँ, औलाद, माँ बाप, हुकूमत, फौज, दो दुश्मन मुल्क, सब ग्रिप के लिए चक्कर, सारा चक्कर ग्रिप का है। क्या बात कहे। खैर, रशियन फाइटर्स, मैं मिडिल ईस्ट से बाहर आ रहा हूँ, कुछ बड़ी खबर बता रहा हूँ। रशियन फाइटर स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स जो हैं, फाइटर नहीं, स्ट्रेटजिक जो बॉम्बर प्लेन है उनके, वो उन्होंने टेक ऑफ कर लिया है और एक बहुत बड़ा मुमकिना अटैक जो है यूक्रेन पर करने के लिए, ये यूक्रेन की मिलिट्री ने वार्निंग दी। इसके अलावा कोई खबर नहीं, अपडेट्स आते ही आपको बताऊंगा। शायद जो सीज़फायर की बातचीत चल रही है या एंड ऑफ द वॉर की बातचीत चल रही है, उससे पहले रशिया बहुत बड़ा हमला करके ये दिखाना चाहेगा कि चौड़े में तो हम ही थे। आफ्टर ट्रम्प मीटिंग, कल रात डोनाल्ड ट्रंप की, हमारी रात उनका दिन था, अमेरिका का। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई, उसकी डिटेल मैं किसी अलग शो में दे दूंगा, उसमें क्या क्या हुआ। अब इस मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग हो सकती है और ये अमेरिका की ट्रंप की मौजूदगी में होगी। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैं उस त्रिकोणीय ट्राइलेटरल मीटिंग से मिलने से पहले मैं पुतिन से 1-to-1 मिलना चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की भी यार कम हिम्मत वाला आदमी नहीं है। खैर, ज़ेलेंस्की सेज allies टू फॉर्मलाइज सिक्योरिटी गारंटीज विद इन 10 days, और उसने कहा कि जैसे ही हम सीज फायर, जंगबंदी या एंड ऑफ द वॉर को राज़ी हो जाते हैं, हम और रशिया, तो जो हमारे एलाइज़ हैं, ख़ासतौर से एलाइज़ का मतलब है नेटो और अमेरिका, नेटो में अमेरिका भी है, खैर वेस्ट और अमेरिका, तो उन्हें सिक्योरिटी गारंटीज देनी होगी उस मुआहदों को साइन करने के 10 दिन के अंदर। अमेरिका ने तो कह दिया है ट्रंप ने कि नेटो में तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, क्रीमिया तुम भूल जाओ, अब रूस नहीं देगा तुम्हें वापस। हाँ, हम तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं, नेटो जैसी ही तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, लेकिन नेटो में शामिल नहीं करेंगे। ये क्या हुआ बात? नेटो में शामिल हुआ तो अगर यूक्रेन पे किसी ने हमला किया तो पूरा नेटो उस पर हमला करेगा, लेकिन नेटो जैसी सिक्योरिटी का मतलब क्या है? बाद में फ्यूचर में यूक्रेन पे कोई हमला कर दे तो पीछे हट जाएंगे। क्या हमारा मैटर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए और दुआ कीजिए कि गज़ा में सीज़ फायर हो जाए।